महाराष्ट्र में हमने कहा, इम्तियाज जलील ने खत लिख कर दिया कि आओ हम बात करने तैयार हैं। आप बात करिए। हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की हुकूमत बने। हम नहीं चाहते, मगर आप बातचीत करो। करे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो मुझे भी तो अपनी पार्टी चलाना है ना। मेरे 2 एमएलए हैं, मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब, धूरिया में फारूक शाह है। इम्तियाज जलील 3,20,000 के ऊपर वोट हासिल किए। औरंगाबाद में मेरे 26 कारपोरेटर थे। नांदेड़ में है, शोलापुर में हमने फारूक को अपना उम्मीदवार बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। इस बार जब चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव, तो आपको इंडिया गठबंधन के नज़ारे कुछ अलग से नजर आ रहे हैं। यूं तो हर जगह सीटों की खींचतान, मारामारी है और एक दूसरे से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की होड़ है, क्योंकि सबों को पता है जब किसी एक दल को बहुमत नहीं आना है तो फिर अपनी प्रासंगिकता को क्यों ना बढ़ा लिया जाए, क्योंकि चुनाव बाद कौन किसके साथ जाएगा ये चुनाव के पहले कहाँ पता होता है। लिहाजा खींचतान मची हुई है सीटों को लेकर। लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर एक दूसरी खींचतान भी है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा, समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस को लगे झटके के बाद कांग्रेस को जितनी अहमियत वो शायद जीत के बाद देते, उतनी देते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने अपनी तरफ से सीटों का ऐलान अगले ही दिन कर दिया। 6 सीटें पहले और उसके बाद एक और सीट, 7 सीटें उन्होंने घोषित कर दी। मिल्कीपुर पर चुनाव होनी नहीं है तो फिर बच गई 2 सीटें। 2 सीटें यानी कि गाजियाबाद की सीट और खैर की सीट, ये दोनों सीटें आज तक कभी भी समाजवादी पार्टी या उसकी कोई सहयोगी जीत नहीं पाई है पिछले कई बार से। लिहाजा वही 2 सीट वो कांग्रेस को देना चाहते हैं, जिस पर हार निश्चित है। और ऐसे में कांग्रेस ने भी ऐसा लगता है कि ये समझते हुए तय कर लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। जब तक कि उसे कोई जीतने वाली सीट आप नहीं देते हैं, वो अपनी भद्द क्यों पिटवाए। उधर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, तो अब कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में लड़ना चाहते हैं तो फिर हमें इधर यूपी में कोई ऐसी सीट दीजिए जहां आपने अपने उम्मीदवार हमसे बिना पूछे घोषित कर दिए और उनकी नज़र फूलपुर पर है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने ये जो संविधान बैठक करते हैं, जिसमें कि वो संविधान को लेकर के लेक्चर्स देते हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने प्रयागराज से ही की थी, क्योंकि फूलपुर में चुनाव होना है। और आप जानते हैं प्रयागराज और फूलपुर, इन सब इलाकों से राहुल गांधी और उनके परिवार का रिश्ता है। फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव लड़ चुके हैं। बहरहाल ये खींचतान वो है जो आपको दिखाई पड़ रही है, जो सपा के बीच और कांग्रेस के बीच चल रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच चल रही है, वो सब दिखाई पड़ रही है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि अगर हमें बहुमत नहीं आ रही है तो किसके साथ मिलकर के हमें सरकार बनानी है। सिर्फ इतना तय है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, बाकी कौन किसके साथ जाएगा ये तो पता नहीं है। तो ये खींचतान दिखाई पड़ती है। जो खींचतान दिखाई नहीं पड़ती है, आज हम उसके बारे में आपको बताते हैं। ये खींचतान बड़ी पुरानी खींचतान है, जो सतह पर उस तरह से अभी तक आई नहीं है, लिहाजा कम लोगों को ही पता है। और ये खींचतान है समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के बीच में। अखिलेश यादव इस जीत से जितने उत्साहित हैं, उससे ज़्यादा कहीं उत्साहित है गैर भाजपा गठबंधन के लोग। उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो जीत थमाया है गैर भाजपा दलों को, वो जीत केवल समाजवादी पार्टी की नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर उस व्यक्ति की है जो कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करता है। लेकिन ये हमेशा से दिक्कत असदुद्दीन ओवैसी के साथ रही है कि वो विरोध तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन दूसरे विरोध करने वाले उन्हें अपने साथ बिठाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आप चुनाव इसीलिए लड़ते हैं
ताकि आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर पाएं। ये बात काबिले बर्दाश्त नहीं है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, और वो सवाल खड़े कर देते हैं कि जब AIMIM उत्तर प्रदेश में और बिहार में चुनाव नहीं लड़ा करती थी, तब आप बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों हार रहे थे? तब तो हम नहीं थे तस्वीर में, उस वक्त भी आप हारते थे, तो हमारे आ जाने से हार रहे हैं तो दोष हमारा कैसे? लेकिन ये बी टीम कह करके उनको खास तौर पर टारगेट किया जाता है इंडिया गठबंधन के दलों के द्वारा, और आज तक कभी भी उनको साथ लेकर चलने की बात समझ में नहीं आई। महाराष्ट्र में वो अच्छी खासी पैठ बना चुके हैं। देखिए, उनकी पार्टी तो तेलंगाना में है, हैदराबाद से वो खुद चुनकर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं उनकी पैठ है तो वो महाराष्ट्र में है। और वो उम्मीद कर रहे थे कि महाराष्ट्र में इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो उनको साथ लेगा। उनके पूर्व सांसद हैं औरंगाबाद से 2019 में चुने गए थे इम्तियाज़ जलील। उन्होंने कोशिशें भी बहुत की। उन्होंने कहा कि देखिए, पिछली दफ़ा हमारी लोकसभा की सीट आई थी औरंगाबाद, जो अब संभाजी नगर कहलाता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास 2 विधानसभा की सीटें भी आई थी, तो आप हमें जगह दीजिए। लगता नहीं है कि उन्हें जगह दी जा रही है। अलबत्ता कुछ और ही हो रहा है, और वो क्या हो रहा है बड़ा दिलचस्प है, हम आपको आज उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि अब आप ध्यान केवल ओवैसी साहब और अखिलेश जी पर केंद्रित कर लीजिए और देखिए एक दूसरे से परस्पर किस तरह से हिसाब बराबर करने का खेल चालू हो चुका है। क्योंकि दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो है मुस्लिम वोट बैंक, और जो मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं वो उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वहाँ लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन जाहिर है कि कांग्रेस के पास और भी विकल्प हैं, पर इन दोनों को लगता है कि जो भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ तो हमें लड़ना ही लड़ना है। अब ऐसे में जबकि लोकसभा चुनाव तमाम आरोपों के चलते AIMIM वाले नहीं लड़े उत्तर प्रदेश में, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के जो बाई इलेक्शन होने हैं 9 सीटों पर, उसमें भी नहीं उतरेंगे ओवैसी साहब। ओवैसी साहब की पार्टी पतंग छाप नहीं उतरेगी। वहाँ तो वैसे भी बहुत कॉम्पिटिटर हैं। इंडिया गठबंधन के वोटों को बांटने वाले BSP वाले भी आ गए हैं। आज आज़ाद समाज पार्टी वाले जो चंद्रशेखर जी हैं, उनकी पार्टी भी आ गई है। तो ऐसे में लग यही रहा था कि समाजवादी पार्टी को अगर टक्कर लेना है तो उसे बहुत बड़ा चैलेंज नहीं चाहिए। तो कोशिश यही थी कि भाई इंडिया गठबंधन की तरफ से जहाँ जहाँ सपा मजबूत है वहाँ सपा BJP से लड़े, जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ कांग्रेस लड़े। अब समाजवादी पार्टी ने खेल कर दिया, हरियाणा कांग्रेस हार गई, तो उसके बाद उन्होंने अपनी सीटें घोषित कर दी। अपनी जब सीटें घोषित कर दी और निश्चिंत हो गए कि चलिए ठीक है, जो बसपा के आएंगे देख लेंगे वो कौन है, और बाकी लोगों को भी देख लेंगे कि कौन आते हैं, इतने बड़े चैलेंज नहीं है कि अचानक से उत्तर प्रदेश की एक सीट पर पदार्पण होता है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM का, मजलिस पार्टी जिसे कहते हैं। और मजलिस पार्टी ने एक ऐसी सीट पर उम्मीदवार खड़ा किया है जिस सीट पर हर पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। कहने की ज़रूरत नहीं कि तमाम जो पार्टियां अगर मुस्लिम उम्मीदवार दे रही हैं तो वो सीट मुस्लिम बहुल सीट है। और हम बात कर रहे हैं जिस सीट की, उसका नाम है मीरापुर। मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कादिर राना की रिलेटिव को टिकट दिया गया सुंबुल राणा, और सुंबुल राणा समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतर गई। लोग उम्मीद कर रहे थे कि कादिर राना की अपनी वहाँ एक लेगेसी है, पुरानी पहचान है, तो जाहिर है कि सुंबुल राणा को चुनाव जीत हासिल करने में आसानी होगी। मुस्लिम वोट एक तरफा उनकी तरफ जाएगा, भले ही BSP वाले भी हैं और आज़ाद समाज पार्टी वाले भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वोटों का जो विभाजन है उसको सुनिश्चित कर दिया ऑल इंडिया MIM ने, मजलिस पार्टी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, और उन्होंने उतार दिया अरशद राना को। अरशद राना कोई ऐसे नेता नहीं है जिसको लोग नहीं जानते हैं। अरशद राना कांग्रेस में थे और कांग्रेस
इस सीट से नहीं लड़ेगी, उन्हें पता चल गया, क्योंकि अरशद राणा और सुंबुल राणा में से किसी एक को टिकट मिलनी थी। समाजवादी पार्टी ने वो सीट ले ली और उन्होंने मीरापुर से उतार दिया सुंबुल राणा को। अब सुंबुल राणा लड़ेंगी तो अरशद राणा कहाँ जाएंगे? अरशद राणा ने तुरंत कांग्रेस छोड़ा और पकड़ लिया उन्होंने दामन मजलिस पार्टी का, और ओवैसी साहब ने उन्हें टिकट दे दिया। कांग्रेस से वो हाथ छाप से पतंग छाप पर आ गए। अब अरशद राणा की ये तारीफ है कि वो 2022 में कांग्रेस की ही टिकट पर चरथावल, जो आसपास की ही सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छी खासी पैठ उस इलाके में रखते हैं। कई चुनाव लड़ा है उन्होंने, और ऐसे में इस व्यक्ति को टिकट दिए जाने का मतलब है कि ज़बरदस्त वोटों का विभाजन मीरापुर में समाजवादी पार्टी को सहना पड़ेगा। कौन जीतेगा क्लैरिटी नहीं होती है ऐसे में, जबकि आप 4-4 मुस्लिम उम्मीदवार लड़ा रहे हों। बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार लड़ेंगे, आज समाज पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी की सुंबुल राणा लड़ेंगी और अरशद राणा लड़ेंगे AIMIM से। अब देखिए कि ये जो झटका लगा समाजवादी पार्टी को, ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि आप आकर के लगातार ये नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में आते हैं। समाजवादी पार्टी यही कहती है असदुद्दीन ओवैसी साहब को, वोटों का बंटवारा करते हैं, आप बीजेपी की मदद करते हैं नहीं करते हैं आप जानिए, लेकिन होती तो उन्हीं की मदद है। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जगहों पर आप चुनाव लड़ते हैं तो किसकी मदद होती है? ये सब सुन कर बहुत परेशान हो जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अब इनको सुनना बंद कर दिया। कभी जो उनसे बातचीत होती है और ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके बारे में ये सब कहा जाता है, तो उनका यही कहना होता है कि भाई इस देश में चुनाव लड़ने की तो सबको आज़ादी है, तो फिर ये सवाल हम पर क्यों, हम पर सवाल क्यों? जब वो हारते हैं जिन जगहों से, वहाँ तो हमारे उम्मीदवार नहीं होते हैं, तो वो क्यों हार गए? क्यों हार गए वो 2012 के बाद 2014 का चुनाव? क्यों हार गए वो 2017 का चुनाव? क्यों हार गए वो 2019 का चुनाव? 2024 में आकर के जीते ना। लेकिन इतने चुनाव हारने के बाद आप चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार केवल आपको ही खड़ा करने का अधिकार है, मुस्लिम वोटर केवल आपकी ही बात सुने। आपके यहाँ ज़्यादातर कौन खड़े होते हैं? मुस्लिम बहुल सीटों पर भी आप यादव उम्मीदवार और इस तरह के उम्मीदवार देते हो। आपके यहाँ अब्दुल दरी बिछाएगा, ये उनकी फेवरेट एक तकिया कलाम की तरह है कि भाई मुस्लिम लोगों को आप केवल दरी बिछाने के काम लेते हो। सारे पद, कोई भी बड़ा पद हो, पार्टी का हो कहीं, और हर जगह तो आपके लोग होंगे, और मुस्लिम समाजवादी पार्टी का कैप्टिव वोट बैंक है, ये मान करके आप चलते हैं। उन्हीं को जो है आपको वोट देना है, जिन्हें ऐसा नहीं होगा पतंग छाप पर वो देंगे। ये उनका जवाब है। अखिलेश यादव ने सोचा कि ये तो अच्छी बात है, ये तो पीछे पड़ गए, तो अब मैं इनकी राजनीति में पलीता लगाता हूँ। अखिलेश यादव चल पड़े महाराष्ट्र। लोगों ने सोचा अरे अभी तो हरियाणा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, और ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटें और हर चुनाव उत्तर प्रदेश की बहुत ही अहम मानी जा रही है, तो फिर ऐसे में वो महाराष्ट्र क्यों निकल गए? वो निकल गए महाराष्ट्र, और वहीं गए अखिलेश यादव, जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के सिटिंग MLA हैं। आज की तारीख में 2 जगहों पर उनकी सभा हुई, और वो 2 जगह जो जहाँ सभा उन्होंने की अखिलेश यादव ने, मालेगांव सिटी से AIMIM के सिटिंग विधायक हैं, वहाँ उन्होंने सभा की, अपना उम्मीदवार दिया। उसके बाद वो चले गए धूले सेंट्रल जाकर के भी उन्होंने सभा की, और वहाँ से भी अपना उम्मीदवार दिया। यानी कि सिटिंग सीट AIMIM की, दोनों जगहों पर उम्मीदवार AIMIM के तो लड़ेंगे ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी लड़ेंगे। इसके बाद इतना ही नहीं, वो रुके नहीं, उन्होंने संदेश दे दिया इंडिया वालों को कि 12 सीट हमें चाहिए, और 12 सीट ऐसी नहीं जो कि कोई भी सीट हो, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटें, जहां पर AIMIM अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। वो मानखुर्द शिवाजी नगर, वो तो सीट उनकी है, अबू आज़मी साहब वहां से लड़ते हैं, वहां पहुंचे, वहां पर उन्होंने फिर से शिवाजी नगर में अपने उम्मीदवार के तौर पर अबू आज़मी को घोषित कर दिया। भिवंडी पूर्व से उनके रईस शेख सिटिंग MLA हैं, 2 सीट जीती थी समाजवादी पार्टी 2019 में, तो ये दोनों तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो 4 ये हो गए। इसके अलावा भाईकला में जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, वर्सोवा में जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, भिवंडी वेस्ट में, ईस्ट पर तो है ही, वेस्ट में भी जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, और ऐसे कई मुस्लिम बहुल सीटों पर
चिन्हित कर लिए गए उम्मीदवार। अगर इंडिया गठबंधन वाले हमें सीट देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सीट देते हैं तो कोई बात नहीं, हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, क्योंकि लक्ष्य ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ा जाए। लक्ष्य ये है कि जहां जहां AIMIM वाले चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वहां अखिलेश जी के उम्मीदवार जरूर लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो महाराष्ट्र में हम इनका पलीता लगाएंगे। ये देखिए गजब की बात सामने आ रही है। कांग्रेस, बीजेपी और तमाम दो दल आपस में भिड़ते रहे, लेकिन जो सामने से दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर्दे के पीछे जो बात हो रही है वो ये है कि ओवैसी साहब और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, मोर्चा संभाल चुके हैं। और हम आपको बताते चले कि ताज़ा जो घटनाक्रम है उसमें 18 सीटें MVA वालों ने कही है कि हम अपने सहयोगियों के लिए छोड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने तय किया है कि 85-85-85 सभी लड़ेंगे और 255 ऐसे हो जाती हैं, और उसके बाद फिर 270 सीटों पर लड़ना है इन तीनों को। कुछ 15 सीटें और बचती हैं जो कि ये तय करेंगे। बाकी की जो 18 सीटें बचती हैं वो सहयोगियों को देंगे, और सहयोगियों में नंबर 1 सहयोगी है समाजवादी पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद फिर जो वहाँ के लोकल हैं बहुजन अघाड़ी, और वो तमाम लोग जो कि चाहते तो हैं लड़ना लेकिन अपने उम्मीदवार खड़े करते रहते हैं, और आखिर में बार्गेन की स्थिति बनती है। 18 में कौन कौन अकोमोडेट होते हैं, कितने समाजवादी पार्टी वालों को मिलती है, लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी वाले या तो इंडिया गठबंधन के जरिए या फिर अकेले दम उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन सीटों पर ओवैसी साहब के उम्मीदवार या तो जीत चुके हैं या फिर जीतने की तैयारी कर रहे हैं, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। इस चक्कर में अगर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजित पवार के उम्मीदवार जीतते हैं तो कौन बी टीम कहलाएगा, हमें इस बात का इंतज़ार रहेगा। एक दूसरे को निपटाने की लड़ाई किस तरफ जाती है ये हम देखते रहेंगे। हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार बाई इलेक्शन में अगर ओवैसी उतर रहे हैं तो कितना उनका इम्पैक्ट होने जा रहा है, और अगर वहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार दे रही है महाराष्ट्र में तो वो इम्पैक्ट कितना होने जा रहा है, और क्या बार बार इस बात को सहने के बाद कि हर जगह पहुंच करके ओवैसी जी की पार्टी के लोग बना बनाया खेल बिगाड़ते हैं अखिलेश यादव का या फिर तेजस्वी यादव का। इस बार सोच लिया गया है कि इस बार उनका खेल खराब किया जाएगा, ताकि उन्हें भी संदेश मिल जाए कि अगर आप मुश्किलें खड़ी करेंगे तो हम भी खड़ी करेंगे। याद कर लीजिए सीमांचल, वहाँ 5 सीटें बिहार में जीत गए थे ओवैसी साहब और उनके लोग, और कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार अगर नहीं बनी साल 2020 में तो वो इसी वजह से नहीं बनी क्योंकि सीमांचल पर कब्जा हो गया था ओवैसी का। तो देखते हैं अब कि आखिरकार इस निपटाने की लड़ाई में आखिर बाजी कौन मारता है, और कांग्रेस, बीजेपी और इंडिया और एनडीए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, सपा और AIMIM जो लड़ेंगे उसमें देखना ये है कि बाजी कौन मारता है। आखिरकार मुस्लिम वोट बैंक किसकी तरफ जाता है, अकलियत वोट ज्यादा विश्वास किस पर करता है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो, अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।